गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट बताओ क्या क्या डाउट्स हैं तुम लोगों के, किसमें टॉपिक में, किस क्वेश्चन में? हम्म? बोलो भाई, डाउट बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रतिष्ठा, कन्हैया, हर्ष, कृष, अमर, जितने भी हैं बोलो भाई।
हाँ Houdinian. हाँ, चलो बताओ अपने अपने डाउट। अब ठीक है, अभी क्या डाउट्स है? फ्रिक्शन में बताओ प्रतिष्ठा, क्या डाउट है फ्रिक्शंस में? मैम क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं। जो असाइनमेंट दिए थे वो, या कैसा भी नहीं हुआ? यस मैम, असाइनमेंट ही। चलो ठीक है, असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। मैम ये असाइनमेंट आप बनाते हो? हाँ, ये तो मैंने बनाया है। मैम ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे देते आप? ज्यादा है ये? इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मैडम ये हो जाएंगे, हो जाएगा। मैम मैं तो देखते ही छोड़ देता हूँ। अभी मैंने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करे इसके फ्रिक्शन के। मैं तो केमिस्ट्री के तो हो जाते हैं मैम, आधे आधे घंटे में। यस मैम, इसमें टाइम लगता प्रैक्टिस है। तो करनी पड़ेगी ना। 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन से कम एक दिन में क्या प्रैक्टिस करोगे फिर बताओ? इतने यस तो मैम, नहीं। फिजिक्स सबसे हार्ड लगता है। हमें ये पता है जब से 11th शुरू हुई है ना मैम, कुछ ज्यादा हल्ले लगने लगी है फिजिक्स अब। 11th के तो मैम पोर्शन इजी था, या 11th जो 12th वाले क्वेश्चंस। नहीं देखो, करना तो पड़ेगा इसमें। मैंने ना जो क्लास में कराया था ना, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस तो हो गए होंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है ज्यादा है, तो मैं अभी 10-10 क्वेश्चन, एनएलएम के तो इजी होंगे। मैंने तो बस फ्रिक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हाँ डाला था। मैम एनएलएम तो कर लिया था। हम्म। पर वो जो क्वेश्चन तुमने एनएलएम में करे हैं, वो तुम देखो वो कितने इजी क्वेश्चन है, ये भी तो देखो। वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब अगर तुम कह रहे हो तो थोड़ा सा अब इजी बनाया करेंगे, ठीक है? नहीं देंगे इतना सा क्वेश्चन। चलो अब एक बार इसको देखो, तुम लोग क्या क्या नहीं कर पाए। अब तुमने ट्राई ही नहीं किया, तो मैं अब तुम आ गए कि मैडम सारा का सारा सॉल्व करा दें, बोलो। है, ये वाला देखो सेम तरीके का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, राइट? और मैं बताती हूँ, यस और मैम। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन बस में डायरेक्शन बतानी है। इसमें क्या समय लगा होगा? इसमें तुम्हें कोई समय नहीं लगा होगा। इसमें भी तुमसे बस टेंशन पूछी है, 1 सेकंड का सवाल। ये देखो, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगा होगा, कैलकुलेशन नहीं करनी। और बताऊं और किसमें? इसमें भी देखो सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला भी। ये देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? ये वाला इक्वेशन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। अभी देखो आएंगे, फिर देखते हैं कितना समय लगेगा, ठीक है, क्वेश्चनों को करने में। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ये मैक्सिमम हाइट वाला क्वेश्चन कल कराया था, बट मैंने क्या निकलवाया था? थीटा निकलवाया था। यहाँ तुमसे क्या पूछ लिया? हाइट। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्लास में नहीं कराया होगा, उसकी अब वेरिएशन है। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, फ्रिक्शन लगा है तो बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक्सीलरेशन निकलवाया था मैंने, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैंने क्या बताया था? जब भी फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन की वजह से जो डी एक्सीलरेशन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू जी। यस मैम। फाइनल वेलोसिटी 0 है। यस मैम। डिस्टेंस पूछा है 1 सेकंड का क्वेश्चन, और तुम कहते हो कि मैडम ज्यादा टफ असाइनमेंट है। ये देखो, इसमें भी क्या पूछा है? ये बॉक्स रखा हुआ है, देन द रिएक्शन, तो रिएक्शन कहाँ लगेगी? ये क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें तुम्हें लगेगा कि हाँ, जो जिनमें टाइम लगेगा, जो एक्चुअली में रियल में कुछ टफ क्वेश्चन है। अदरवाइज देखो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं बताऊं। और देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, वरना बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं मानती हूँ टफ है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन सोचने का क्वेश्चन है। अभी जब करेंगे देखना कि क्या इस स्प्रिंग में क्या चेंज आएगा। ये एक्सीलरेट कर रहे हैं तो ये भी एक्सीलरेट करेगा, ये भी एक्सीलरेट करेगा, दोनों रिलेटिव में वेलोसिटी 0 है, तो स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, नेचुरल लेंथ रहने वाली है, ठीक है? ये देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें तुम्हें लगा होगा कि हाँ टाइम है। ये वाला क्वेश्चन कल ही क्लास में समझाया था, तो 84 और 85 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है? और 85 83 वाला ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? बस हो गए। मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एक्चुअली में तुम्हें समय लगता। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने क्लास में पढ़ा है, एक्चुअली में पढ़ा है, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में तुम्हें 1 आवर लगता। वो भी उन्हीं क्वेश्चन में जो इसमें एक्चुअली में टफ क्वेश्चन है ना? अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें समय लगेगा ही नहीं। चलो फ्रिक्शन पे आते हैं सीधे। यहाँ पे चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कह रहा है? इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग बतानी है, ठीक है?
नीचे कौन सा फोर्स mg लगेगा, ऊपर क्या लग Yes, रहा ma'am. होगा, टेंशन। Tension. ऊपर देखो एक्सीलरेशन है, मैंने क्या बोला है, जब भी सूडो फोर्स होता है, सॉरी एक्सीलरेशन होता है तो सूडो फोर्स लगा दो, और हमेशा कहाँ लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या लग गया, सूडो फोर्स ए, तो टेंशन किसके बराबर आ गया, mg प्लस ma। तो देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में तो स्क्रीन जूम कर लेती हूँ। देखो सूडो फोर्स है ना, पूरे दो मेटेरियल एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो मैंने क्या किया, नीचे डायरेक्शन में क्या लगा दिया, mg वो ma लगा दिया, तो टेंशन किसके बराबर आ गई, mg ma के। यहाँ भी टेंशन है, तो टेंशन ये हो गई T। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करेगा, टेंशन इसको खींचने की कोशिश करेगी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा kx, है ना। और ये वेट की वजह से यहाँ क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई। टेंशन mg प्लस ma के बराबर है। अब स्प्रिंग बैलेंस, यानी kx और mg sin थीटा मिलके किसको बैलेंस कर रहे होंगे, टेंशन को। तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कौन सी वैल्यू को एक्चुअली में मेजर करेगा, टेंशन। जो टेंशन की वैल्यू है उसी को मेजर करेगा। तो मास देखो कितना है तुम्हारा इस ब्लॉक का 50, और ग्रेविटी कितनी है 10, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 2, तो 5 इंटू 12 कितना हो गया, 60. 60. एक सेकेंड, मास कितना हो गया हमारा 5, और ग्रेविटी 10 और 2 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 60 न्यूटन। इसका एक बार इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन। मैम मेरा भी 60 आया था. ऑप्शन क्या है, अच्छा टेंशन आई है ना 60, ऑप्शंस भी तो होंगे ना इसमें। हाँ तो सही तो है, 60 तो आ रहा है, 60 न्यूटन। तो टेंशन कितनी लगी हुई, वो टेंशन वही स्प्रिंग बैलेंस, यानी 60 न्यूटन हमारा आंसर है। इसमें देखो इतना समय लगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में इसका करवाया था, तुम्हें डायग्राम बनवाया था कि फोर्सेस बैलेंस करनी है। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्स बैलेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। छोड़ भी देना अगर ये, क्योंकि इसमें फोर्स बैलेंस करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है एंगल्स को। क्लास में कराया था उसी की तरह ही होगा। 59 क्वेश्चन देखो, 59 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछी है, ठीक है। तो एफबीडी बनाते जाओ। जैसे मान लो ब्लॉक ए है, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई थी ना, आगे बढ़ू, Yes, ma'am. इसमें भी आई है। देखो इसमें ना हमेशा फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन के उसमें लगाना है। एक सेकंड में फ्रिक्शन मोशन, मैं एकदम कैमरा ऑन करना भूल गई। हाँ तो हमेशा क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगाते हैं। देखो ग्राउंड रेस्ट पे है, ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है ना। तो ये आगे चल रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ए ब्लॉक पे, इधर पीछे. तो ये हो गया फ्रिक्शन ऑन ए ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड की वजह से, ठीक है। ये हो गया ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो ग्राउंड ने लगाया है। अब देखो बी ब्लॉक पे आओ। अब बी ब्लॉक कहाँ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड आगे। अब देखो जो ए ब्लॉक है ना, जो जिस पर बी बैठा हुआ है वो मोशन में है खुद भी, ये खुद भी मोशन में है, और बी ब्लॉक भी आगे वाले मोशन में है। तो एक काम करो, रिलेटिव मोशन देखो, बी का रिलेटिव मोशन कहाँ है, अच्छा बी का रिलेटिव मोशन कहाँ पे आएगा, भाई इसके आगे 5 मीटर पीछे पर मैम, सेकंड मूव पीछे. कर रहा है। ये देखो अब मेरे को ना क्या करना है, बी वाला जो ए पार्ट है ना, ये खुद 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो मैं इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर देती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ। तो मैंने इसको 5 मीटर पर सेकंड से आगे वेलोसिटी दी, तो बी वाला कहाँ मूव कर रहा होगा, नेट वेलोसिटी बी की आगे है। देखो ए को उसमें ले आओ रेस्ट में, तो रेस्ट में लाने के लिए मुझे उसको वेलोसिटी यहाँ देनी पड़ेगी ना। तो ये बी को भी फिर क्या करोगे, आगे वेलोसिटी दोगे, तो बी का जो नेट रिलेटिव मोशन है वो आगे की तरफ है।
तो इस पे ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगेगा, FBA, राइट। और जो ये फंक्शन, जो इस पे फोर्स आगे लगा फ्रिक्शन का, और इसने जो A पे फ्रिक्शन लगाया वो कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। क्लियर है, क्या किया है। यस मैम। देखो रिलेटिव देखना है, जरूर ध्यान रखना, रिलेटिव। बी की जो नीचे वाली सरफेस है वो खुद मोशन में है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको रेस्ट में ले आऊंगी। तो इसको रेस्ट में लाके आगे 5 मीटर सेकंड लगा दिया, और फिर इसके भी आगे लगा दिया, तो नेट मेरा इधर आया। अब देखो सी पे देखो, सी के जो नीचे वाली ब्लॉक है बी, वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रही है, और सी भी 3 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन देखो, वही बी को क्या कर लूंगी, रेस्ट में लाऊंगी। तो बी को रेस्ट में लाने के लिए इधर 5 मीटर सेकंड दूंगी ना, तो सी का जो नेट मोशन इधर आया कितना, 2 मीटर पर सेकंड, राइट। ये यस 3 है, मैम। इधर 5 आता, तो सी का रिलेटिव, सी का नेट मोशन इधर आया, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, FBC, ठीक है। और इसका जो फ्रिक्शन बी पे लगेगा वो कहाँ लगेगा, अगर ये आगे है तो इस पे कहाँ लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ, ठीक है, FCB। इस तरीके से, तो हमें हमेशा फ्रिक्शन कहाँ लगाना है, रिलेटिव मोशन पे। क्लियर है। तो नेट वेलोसिटी देख लो कि नेट वेलोसिटी कहाँ जा रही है, उसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ऐसे ही सी और डी पे तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखो जरा। टेंशन देखो कहाँ लगेगी, कोएफिशिएंट, द डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। हाँ हमें ऑप्शन। हाँ, अपवर्ड की तरफ, राइट। ऊपर की तरफ ही तो लगेगी, और कहाँ लगेगी, यस मैम। क्योंकि देखो मंकी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मंकी ऊपर मूव कर रहा है, तो टेंशन कहाँ लगेगी, टेंशन तो ऊपर ही लगनी है स्ट्रिंग में। नीचे इसका वेट हो गया mg, है ना। अब एक्सीलरेशन ऊपर है, तो मैं हम क्या करते हैं इसको, अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, एक्सीलरेशन ऊपर है, तो मैं इसको मान लेती हूँ सूडो फोर्स लगा देती हूँ, भाई एक्सीलरेट कर रहा है, तो मैंने सूडो फोर्स लगा के ma ऊपर लगा दिया, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन बैलेंस्ड कर रहा है किसको, mg प्लस ma को, ठीक है। तो इस तरीके फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई हमारी अपवर्ड डायरेक्शन। ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी तुमने फटाफट कर लिया होगा। A body is placed on a rough inclined plane of inclination theta. As the angle theta is increased from 0 to 90 degree, the contact force between the block and the plane. तो कांटेक्ट फोर्स का क्या रहेगा, कांटेक्ट फोर्स, तो देखो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, हमारे पास कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर होता है, mg cos थीटा लगता है ना। और थीटा को हम बढ़ा यस रहे मैम। हैं, cos थीटा अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल के साथ क्या होना चाहिए, भाई डिक्रीज होगा ना, cos थीटा 90 डिग्री पे जाते जाते, है ना। तो cos थीटा विल बी, Yes, ma'am. हाँ, तो इस तरीके से होगा। तो
ये भी देखो उसका क्वेश्चन है, स्लिपिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, तो कौन सा पहले स्लिप कर जाएगा, तो कौन सा स्लिप करेगा? जिसका फ्रिक्शन कम होगा और स्पीड यस मैम। ज्यादा रहेगी, तो जिसका फ्रिक्शन कम वो स्लिप पहले करेगा, राइट? तो जिसका फ्रिक्शन कम होगा वो पहले स्लिप कर जाएगा। 63, ये कौन सा नंबर है भाई? 65 नहीं 3 है ये वाला। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक फोर्स है I+4J ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी इस डायरेक्शन में तो कितना है I, और इस डायरेक्शन में कितना फ्रिक्शन है 4J, है ना? ये कितना है, म्यू की वैल्यू 0.3। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू एन, म्यू 0.3। अच्छा, इस डायरेक्शन में ले जाने वाली फोर्स जो है वो आई कैप है, और हमारा फ्रिक्शन कितना वैल्यू हो सकता है? म्यू की वैल्यू देखो 0.3, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास कितना है 1 जी। ये कितना आया बच्चों? 3 न्यूटन। फ्रिक्शन जो हो सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगा सकता है? 3 न्यूटन। और एफ एक्स डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? 1 न्यूटन। भाई देखो ये तो आई कैप और जे कैप में है, 4J कैप तो बैलेंस हो जाएगा किससे? वेट और किससे? वेट और नॉर्मल से। 3 वाला क्वेश्चन यस मैम। या तो कर लो, देखो ऐसे होगा ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 1 kg ब्लॉक का। ऊपर तो मेरा 4 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है, नीचे मेरा mg लग रहा है, और ऊपर लगेगा मेरा नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है जो कि 1 न्यूटन है, यहाँ पर लगेगा हमारा फ्रिक्शन। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब ये 1 न्यूटन है, अब इसका मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, वो होती है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन। बट एक बार नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल 4 + n = mg, ये कितना हो गया 10। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। आई एम सॉरी, ये बैलेंस करना पड़ेगा, तो 6 आया है वही। 0.3 इंटू 6 कितना हो गया? 1.8। 1.8। हाँ, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.8 है, बट जो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी अपनी पूरी वैल्यू तो नहीं लगाएगा, तो फ्रिक्शन अपनी कितनी वैल्यू लगाएगा? 1 न्यूटन, बट 1 Newton. उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप। तो इस Yes, क्वेश्चन ma'am. में बस फोर्स बैलेंसिंग का क्वेश्चन था। ऐसे ये क्वेश्चन भी फोर्स बैलेंसिंग का है, हो जाएगा ना? इधर एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा, इधर भी नॉर्मल लगेगा ऊपर, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, और ये वेट है ना। तो फोर्स बैलेंस करना है, जैसे कि कैसे? एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू mg, और एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एन। यहां से उठा के n की वैल्यू रख दो, देख लो कितना। बस फोर्स बैलेंसिंग के क्वेश्चन है, कह रहे हो मैम होते ही नहीं है। देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, एक्सेलरेशन यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। एफ कॉस थीटा माइनस दूसरी डायरेक्शन में फ्रिक्शन है म्यू एन इक्वल्स टू एम ए, राइट? तो एफ कॉस थीटा, यहाँ पर एन की वैल्यू तुम्हारे पास है, म्यू एन रख दो ये दी, और ये रहा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की आ जाएगी। यस मैम, आ जाएगी। एफ कॉस थीटा देखो, अब इसने ना एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो बैलेंसिंग नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस का कुछ नेट वैल्यू है जो कि एम ए के बराबर है, तो एक्सेलरेशन इधर से निकल आएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे बस, और क्या है। तो अब तो तुम्हें बहुत आसान लग रहे होंगे, जब खुद करने बैठे होंगे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना? यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल एक बार, मैं भी देखती हूँ क्या बड़ा ही बहुत बड़ी इक्वेशन है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, ये इक्वेशन है मास ऑफ द, कोई पढ़ भी रहा है? प्रतिष्ठा, यस मैम। हाँ सुन लो। देखो इस ये जो तुम्हें Yes, असाइनमेंट ma'am. दिया है ना, ये
जो मैं असाइनमेंट फिजिक्स के दे रही हूँ, अगर ये असाइनमेंट कर लिए तो तुम्हें एडवांस तक दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट इतने आसान है, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो 66 क्वेश्चन देखो। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, मास ऑफ द ब्लॉक बी एंड ए इज 2m। इसका मास 2m है और इसका मास m है। सरफेस बिटवीन बी एंड द फ्लोर इज स्मूथ। सरफेस बिटवीन बी, यहाँ पर मतलब स्मूथनेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। द ब्लॉक बी इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक बी इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक सी। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, बाय ए पुली सिस्टम। इफ द होल सिस्टम इज रिलीज्ड देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक सी। अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम अगर रिलीज कर दिया, ठीक है, तो ये बताओ कि मिनिमम ब्लॉक सी कितना होगा, सो दैट ब्लॉक ए रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब रिलीज करने का बच्चों मतलब क्या है, क्या समझ में आया है, सोचो। और क्या कह रहा है कि बी के रिस्पेक्ट में जो ए है वो रेस्ट पे होना चाहिए। इसका मतलब बी मूव कर रहा होगा, तभी तो वो कह रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में ए को रेस्ट पे होना चाहिए। भाई अगर बी मूव नहीं करेगा तो वो ऑलरेडी रेस्ट में है, इसका मतलब बी मूव कर रहा है। और बी कब मूव करेगा, जब यहाँ पे कोई वेट लगेगा और वो वेट इतना ज्यादा होगा कि वो क्या नेट एक्सीलरेशन दे देगा। तो ये एक्सीलरेशन, ये यहाँ पर टेंशन आएगी और ये बी क्या करने लगेगा, ये भी एक्सीलरेट होने लगेगा। ठीक है, ये आ गई हमारे यहाँ पे एक्सीलरेशन है। तो ए को रेस्ट में रहने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों, वेज वाली प्रॉब्लम याद रखो करो। जब वेज मूव करता था किसी एक्सीलरेशन से और उसके ऊपर ब्लॉक होता था, तो उस ब्लॉक पे क्या लगाते थे रिवर्स डायरेक्शन में, सूडो फोर्स। एक्सीलरेशन, सूडो फोर्स। तो सिमिलरली अगर बी आगे मूव कर रहा है, तो अगर मुझे ए को रिस्पेक्ट में करना है, तो रेस्ट में करना है, तो ए पे मैं क्या लगा दूंगी, सूडो फोर्स, ये लगा दी। और एक चीज याद रखो, अगर सी ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो बी भी किसी एक्सीलरेशन से मूव करेगा, सेम से ही। दोनों एक पुलिस से कनेक्टेड है और तो कोई फोर्स है ही नहीं। ये भी ऐसे मूव करेगा। अब देखो ये नॉर्मल फोर्स ने बैलेंस कर लिया, नीचे mg, और ऊपर कौन सा फोर्स बैलेंस कर लेगा, फ्रिक्शन। तो अब क्या रह गया, फोर्स बैलेंसिंग का काम। ठीक है, अब सिर्फ फोर्स बैलेंस करनी है, करके देख लेना, आसान क्वेश्चन है ना। ओके, अब ये क्या है, टू मास दिस आर कनेक्टेड विद passes over fully at the corner of the table, the coefficient of friction at A, the minimum mass of the C that must be placed on to prevent it from moving। तो अभी क्या कह रहे हैं कि भाई सी पे मिनिमम मास बता दो जिससे ये जो सिस्टम है मूव ना करे। सिस्टम को मूव नहीं कराना तो क्या कराएं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो टेंशन लग रही होगी, यहाँ पर कोई भी वेट एक्ट कर रहा है, ये टेंशन, और ये क्या है बच्चों, फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टेंशन और फ्रिक्शन एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि मूव नहीं कराना है। मूव कराते तो क्या हो जाता है, कुछ एक्सीलरेशन आ जाती, जैसे देखो इस क्वेश्चन में आती थी। यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्सीलरेट होता ना तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, एम ए, है ना। अब यहाँ पर बोला क्या है कि मिनिमम मास बताओ जिससे कि तुम्हारा जो ये मास है ये मूव ही ना करे। तो इसका मतलब क्या है, टेंशन किसके बराबर होने वाली है, फ्रिक्शन के बराबर। फ्रिक्शन के बराबर, फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या हमें म्यू की वैल्यू गिवन है कि नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ द टेबल, हाँ गिवन है म्यू की वैल्यू। तो फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन से टेंशन आ गई, टेंशन आने के बाद यहाँ से टेंशन इक्वल्स टू mg, ये बैलेंस कर लेना, मास ऑफ सी आ जाएगा। देखो सिस्टम को एक्सीलरेट नहीं कराना है, तो मतलब ये टेंशन, ये वाली टेंशन mg के बराबर हो जाएगी। इसका मास 5 है तो टेंशन हमारी 50 आ गई। फिर यहाँ से टेंशन है तो फ्रिक्शन से हम n निकाल लेंगे, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल मतलब इसका वेट। बस हो गया क्वेश्चन। ये वाला तो हो ही गया। टेंशन, इसमें क्या निकालना था, डिस्टेंस, जैसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू देखो 2gh, तो ये h निकालना है। फाइनली 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर, क्लियर है, ऑन ए सरफेस हुज फ्रिक्शन इज म्यू। अच्छा बच्चों, फ्रिक्शन म्यू है,
इक्वल्स टू 2। एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है? म्यू जी एच, ठीक है। इफ द बॉडी कवर डिस्टेंस n, हाँ तो बस हो गया। v स्केयर किसके बराबर हो गया? अंडर रूट 2 म्यू जी एच की जगह s आ गया। लो कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों। ये वाला देखो मैंने कराया था कल ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी शुड ब्लॉक m को हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि वो b तक जाते जाते किस वेलोसिटी से मूव करने लगे, जो वेलोसिटी किसकी है? इस कन्वेयर की है। मैंने कल यही क्वेश्चन समझाया था क्लास में। क्या बोला था कि बच्चों जब तुम इस ब्लॉक को रखोगे ना, इनिशियली ये रेस्ट पे रहेगा और कुछ टी टाइम बाद जाके इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है? इस कन्वेयर की बेल्ट के बराबर, है ना। और जैसे ही कन्वेयर की बेल्ट के बराबर वेलोसिटी होती है तो क्या हो जाता है? फ्रिक्शन सीज हो जाता है। मैंने तुम्हें क्या निकलवाया था उसके लिए? टाइम, है ना। मैंने तुम्हें टाइम निकलवाया था। करो इस क्वेश्चन को जरा 70 को। फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल फ्रिक्शन रिमूव हो गया। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हम इसको उससे कर सकते हैं कि सारी, मान लो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनली ब्लॉक किस में आ जाएगा? रिस्पेक्ट में, इसके कन्वेयर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. फाइनली रेस्ट में आ गया। उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कौन खा गया? हमारा फ्रिक्शन खा गया। Yes, ma'am. तो बस काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दो वर्क एनर्जी थ्योरम से। और ये अगर उससे करना चाहें हम लोग, हमने कल टाइम निकाला था, कितना आया था? v नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी। इतने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी। अगर हमने टाइम निकाल लिया और तो हम मिनिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं क्या? बच्चों एक बार इस वाले मेथड से करना प्लीज, ट्राई करो। कल हमने टाइम निकाला था कि जो इतना समय लेगा ये कन्वेयर वाली वेलोसिटी पे आने के लिए, कितना? v0 स्क्वायर बाय म्यू जी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास v0 है, ये हो जाता है म्यू जी। तो इतना समय ये ले रहा है। तो ये u कितना होना चाहिए? तो इसका मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2al। फाइनल 0 हो गया। लो इससे भी आ गया। म्यूजियल यही ऑप्शन देख लेते हैं। लो भाई इससे भी आ गया। करने की और कुछ करने, इससे भी आ गया। दो तरीके ये रहे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। h का फॉर्मूला लगा दो। फाइनली क्या होने वाली है? 0। इनिशियल वेलोसिटी मैं मान के चल रही हूँ u है, और जो तुम्हारा फ्रिक्शन है वो कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? डी एक्सीलरेशन म्यू जी। बस यही है, देखो कि यही है फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन जब भी स्टॉप करेगा इतने का डी एक्सीलरेशन देगा। तो बस एक ही जगह म्यू जी लिख दा, और इसकी हाइट, ये डिस्टेंस एल है तो एल लिख दिया। तो क्या आंसर आ गया? देखो 2 म्यू जी एल। ये लो दो तरीके हो गए। लो एक ही क्वेश्चन के। बताओ मैंने ये क्लास में नहीं कराया था ये सवाल? 70 कॉन्सेप्ट क्या था कि फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी रिलेटिव। क्यों नहीं करा प्रतिष्ठा, क्रिश? यस मैम। क्या इस क्वेश्चन में कितना समय लगता है? 70 वाले क्वेश्चन में। ऐसे तो तुम पेपर में आएंगे तुम देखोगे अरे ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, फिर कैसे करें? क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। कॉन्सेप्ट वही है जो पढ़ा रखे हैं, कुछ जेई कुछ अलग नहीं पूछता। जितना बड़ा सवाल होगा उसका एक लाइन का आंसर होगा। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का आंसर था इसका। लो
ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ बैलेंस होंगे, मैंने किया था तो मुझे मालूम है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है मैं और देख लेती हूँ जो तुम्हें समझाने लायक है। स्टूडेंट्स 77 क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी सभी लोग, करो बैठ के। और ऐसे नहीं चलेगा कि मैडम क्लास में आएंगी असाइनमेंट समझा देंगी और तुम लोग नहीं सॉल्व करोगे, ये फिर कोई फायदा नहीं है असाइनमेंट का। और तुम चाहते हो कि मैं एकदम ऐसे क्वेश्चन दे दूं बिल्कुल आसान आसान से कि पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो तुम फिर वहां बैठ के माथा पकड़ोगे, तो बता दो। फिजिक्स में सब कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर जब पेपर में बैठोगे ना तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन तो तुमने सीखी नहीं, फॉर्मूलेज की एप्लीकेशन तो सीखी नहीं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. हम्म। अब मैं इसलिए जो असाइनमेंट है और जो क्लास के क्वेश्चन है ना ये लिंक होते हैं, ये समझो, जो क्लास में करा रही हूँ वही असाइनमेंट है। तब भी तुम लोग ऐसे करते हो, जाओ फिर। चलो करो 77, आंसर आना चाहिए इसका। अब देखो हमने 40 मिनट में पूरा असाइनमेंट सॉल्व कर लिया। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, सिर्फ बैलेंसिंग का। मुझे टेंशन बता दो कितनी आ रही है पहले तो। सुरेंद्र देखिए असाइनमेंट भेज रहा है, अभी क्लास तो ज्वाइन नहीं करी ना इसने। देखो इसमें क्या करना है, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा हमारा mg, ऊपर ही एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। टेंशन यहाँ पर टेंशन टी ऐसे लग रही है, ठीक है। ये भी यहाँ पर टेंशन टी है, बट ये टेंशन दो तरीकों में बट गई। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट, यहाँ पर साइन कंपोनेंट, ठीक है। ऊपर नॉर्मल भी आएगा, नीचे हमारा वेट एक्ट करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन, पहली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी, यानी नॉर्मल बन गया एम जी माइनस टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा से ये आ गया होगा ना, टी कॉस थीटा से टेंशन आ जाएगी, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन, नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी माइनस टी साइन थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू उठा के फ्रिक्शन में रख दो। और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? टेंशन ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो टेंशन हैवी फोर्स से, टेंशन में से mg माइनस कर दो, इक्वेट कर दो ma के, ये लो बस। ये इक्वेशन बैलेंसिंग की इक्वेशन है। क्या था इस सवाल में? चलो जो क्वेश्चन तुम्हें सोच समझ के करने थे, जो थोड़े टफ क्वेश्चंस थे उन पे आते हैं, ठीक है। उन पे आते हैं जो थोड़े सोचने समझने वाले क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अरे
देखो यहाँ पे देखो 73, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग जो था यहाँ पर थोड़ा सा यूज होना था, यहाँ पर मैं थोड़ा सोच सकती हूँ कि समय लगा होगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक स्मॉल मास है स्लाइड डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ध्यान से देखो, इंक्लाइंड प्लेन से जो कि एंगल थीटा बना रहा है, एक मास जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर देखो स्टैटिक नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, क्या कर रहा है, डिस्टेंस के साथ म्यू नॉट एक्स के साथ चेंज हो रहा है, यानी डिस्टेंस के साथ, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस थ्रू विच द मास इज स्लाइड डाउन, है ना। जैसे जैसे तुम्हारा मास मूव करेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन चेंज होगा। तो तुमसे पूछा है देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब ये तुम्हारा मास फाइनली स्टॉप हो जाएगा। बच्चों एक्सीलरेशन क्या आती है, एक बार मुझे बताओ। यहाँ पर mg cos थीटा साइन थीटा, और पीछे फ्रिक्शन लगता है विच इज म्यू एन, तो फाइनली कितना आता है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है इतना तो सबको कि ये होती है Yes, ma'am. एक्सेलरेशन, Yes, ma'am. जी साइन थीटा मैम पीछे फ्रिक्शन म्यू एन, ठीक है, म्यू जी कॉस थीटा। अब देखो जो म्यू है ना ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, तो जी साइन थीटा लिखा माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, कहांगे म्यू नॉट एक्स, ठीक है, माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा लिख दिया। हमें फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस वो एक्स की वैल्यू, और ये एक्सीलरेशन है, तो क्या करें भाई, एक्सीलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिख दिया। बस अब इसको यहां से क्या करना था, इंटीग्रेट करना है। कैसे करें कि इनिशियली क्या था, फाइनली क्या हो जानी है भाई, फाइनली वेलोसिटी भी 0 हो जानी है, और डिस्टेंस भी यहाँ आ जाएगा, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाना है, 0, है ना। 0 होगा कि नहीं, फाइनल देखो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी जब अपने फाइनली रेस्ट पे आना है उसने, और रेस्ट पे आएगा तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस भी 0, ठीक है। अब x की बात करते हैं कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी v थी और किसी पॉइंट पे डिस्टेंस x था, ये बात करी। अब इसको जरा x वो करो, तो क्या बनेगा, g साइन थीटा माइनस म्यू नॉट x, देखो dx को इधर ले आओगे ना, तो dx को इधर ले आए तो ये हट गया, तो म्यू नॉट x का कितना बनेगा भाई, अच्छा dx है तो यहाँ पे x हो गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस थीटा, 0 x इक्वल्स टू वी डी वी, ये कितना हो जाता है 0 से v तक, v स्क्वायर बाय 2, Yes, ma'am. और ये कितना बन गया, फिर g बाहर ले लो, साइन थीटा x माइनस म्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। ओके, अब एक बार क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास बिफोर इट स्टॉप इज, स्मॉल मास इंक्लाइंड प्लेन, स्मॉल मास स्लाइड्स डाउन। अच्छा देखो स्लाइड्स डाउन है, यानी स्लाइड कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या रही होगी, 0. स्लाइड कर रहा है ना, जैसे बॉल को ड्रॉप किया तो ये खुद भी स्लाइड कर रहा है, तो यानी इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0, तो ये जो v स्क्वायर बाय 2 है ये किसके बराबर आ गया, ये 0 हो गया ना, लिमिट 0 to 0 हो गई इसकी, बट हमें सॉल्व करना था तो इसलिए, तो ये 0 हो गया, तो यानी यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इसको g, हटा दो फिर तो इसको, साइन थीटा x इक्वल्स टू म्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस थीटा, बस x से x कैंसिल, टेन थीटा किसके बराबर आ गया, देखो म्यू नॉट बाय 2 के, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत पेपर में, तो एक्सीलरेशन तुम्हें पता है, और सिर्फ क्या करना है, देखो डेरिवेशन, आ सकता है ना ऐसा क्वेश्चन, चांसेस तो बन रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ए डीवी बाई डी एक्स करना आता ही है, अगर वो अब फाइनली वेलोसिटी 0 इनिशियल भी 0, तो सिर्फ क्या किया है देखो इंटीग्रेट किया है। क्लियर है, यस मैम हाँ जी।
तो ऐसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें म्यू नॉट को 0.3x दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, पूछा है x की वैल्यू कितनी होगी जब ये ट्रेवल करेगा, द बॉडी विल हैव द मैक्सिमम स्पीड। अब पूछा है कि बॉडी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, विल हैव द मैक्सिमम स्पीड। तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ मैक्सिमम स्पीड? अब कैसे करेंगे, मैक्सिमम स्पीड पूछ ली अब तो इसमें। तो अभी तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जी साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये इतना पढ़ के आए हो। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, इसमें मुझे एक चीज बताओ, कॉन्सेप्ट देखो, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी और एक्सिलरेशन सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, पहले ये देखो। सोचो, मैक्सिमम स्पीड जब होगी तब क्या हुआ होगा, मैक्सिमम स्पीड पे? तो मैक्सिमम स्पीड पे क्या करते हैं, जिसका निकालना होता है मैक्सिमम, क्या कर देते हैं उसको जीरो के बराबर नहीं कर देते, डीवी बाई डी टी जो भी है, मैक्सिमम निकालना है। तो इस इक्वेशन को क्या करना, इस इक्वेशन को यहाँ भी किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि किस एक्स की वैल्यू पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम हुई होगी, ठीक है। तो किस एक्स किस वैल्यू पे स्पीड मैक्सिमम हुई है, उसमें भी इस इक्वेशन को हम किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो उस दिन क्लास में कराए थे। ऊपर फोर्स लग रहा है, तो बताओ एक्सीलरेशन ए मैक्स क्या होता है, फॉर्मूला बोलो ए मैक्स का। हम्म, बोलो बोलो। ऊपर फोर्स लगता है तो ए मैक्स कैसे निकालते हैं? एक तो होता है वो नेट वाला एक्सीलरेशन जो रियल होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, कंपेयर करने के लिए। ऊपर फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, अगर ऐसे करोगे तो फिर तो नहीं पढ़ाने में मजा आएगा। फॉर्मूला बोलो, म्यू, बोलो। देखो कोई नहीं बोल रहा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, बताओ इसका आंसर बताओ। अगर ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कहां पर क्या फॉर्मूला आता है ये मैक्सिमम का, कि जब तक ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, है? नोट्स बनाती हूँ क्लास में जब पढ़ाती हूँ जो चीज, मैंने उस दिन कितने बढ़िया तरीके से टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स कराई थी कि जब नीचे फोर्स लगता है तो ए मैक्सिमम म्यू जी होता है, ऊपर फोर्स लगता है तो म्यू एम वन अपॉन एम टू होता है, एम वन एम टू जी, ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला मास, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। अगर जब तक ये एक्सीलरेशन छोटी रहेगी ए मैक्स से, जब तक साथ में मूव करेंगे, नीचे वाला ब्लॉक ए मैक्स से मूव करेगा। क्या कर रहे हो?
ये सॉल्व करो 84। अब 83 पे आओ। फोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। द फोर्स इज अप्लाइड एट t इक्वल्स टू 0 व्हेन द सिस्टम वाज एट रेस्ट। तो सिस्टम रेस्ट पे था, तब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करा एंड स्ट्रिंग इज जस्ट स्ट्रेट विदाउट टेंशन। विदाउट टेंशन जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट है। Which of the following graph gives the friction force between B and the horizontal surface as a function of t? Force F equals to T is applied to a block. To a block A. The force is applied at t equals to 0 seconds when the system was at rest and string is just straight. Years ज्यादा है, potential force इस पे टेंशन लगेगी, ये फ्रिक्शन लगा है और फ्रिक्शन फोर्स इसका ज्यादा है और टाइम के साथ साथ फोर्स बढ़ता रहेगा। देखो पहले तो किसका फ्रिक्शन फोर्स और टाइम के बीच का डायग्राम है, ठीक है। ए होना चाहिए या सी होना चाहिए, ए या सी में से कोई एक ऑप्शन है, तो विच वन इज मोर सुटेबल? बोलो। भाई ए या सी में से आंसर है, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। क्या फ्रिक्शन 0 हो सकता है? भाई यहाँ पे टेंशन फोर्स इसको खींच रही है बी ब्लॉक को, ध्यान से देखो। अब ये ब्लॉक कब मूव करेगा? जब टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी बी ब्लॉक, और जितना टेंशन रहेगा फ्रिक्शन उतना ही फोर्स लगाता रहेगा। फिर एक टाइम पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, जो कि एफ काइनेटिक होगा, यहाँ पर एफ लिमिटिंग, और यहाँ पे क्या है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपनी फ्रिक्शन की वैल्यू को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहेगा। तो कौन सा आंसर सही हुआ? तो ये तो नॉर्मल ग्राफ था, इसमें क्या इतना सोचने का था? नहीं, तो सी क्वेश्चन देख लो, कितना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर देखो एक चुटकी भर का आंसर है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इसमें सोचने का था क्या? हम्म, समझ में आया मैंने क्या समझाया है? देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। देखो क्या कह रहा है, जो ये फोर्स जो लग रहा है ये टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम के साथ साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है, ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। अब ये फोर्स लगेगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी टी, ये यहाँ पर टेंशन टी लगाएगी और यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन। अब देखो इसमें पहले ही बोला है म्यू एस जो है ज्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, तो टेंशन की जो भी एक समय के बाद फ्रिक्शन कम हो जाएगा और टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स पे डिपेंडेंट है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अपनी वैल्यू को मैक्सिमम करके फिर कांस्टेंट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ आया? सी ऑप्शन। क्लियर है? यस मैम। आई थिंक उसको अब तो कोई क्वेश्चन इसको छोड़ देना, ये वाला मत करना, ठीक है। 82 क्वेश्चन रहने देना, इसको थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग भी। 81 ये क्वेश्चन पीवाई क्यू है, सुनो। ये पीवाई क्यू है, तुम्हें देखने में तो लग रहा होगा टफ, ये मैं बता देती हूँ, ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है। और ये
मॉड्यूल्स में है, देख लो। तो ये मॉड्यूल्स होते ही ऐसे हैं क्या, यहीं से PYQ आएंगे। देखो क्या कह रहा है, ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन can be pushed upwards by the force F. If the angle of inclination is increased to 60 degree, the same block can just be prevented from sliding down by the application of the force of magnitude. तो coefficient of friction पूछा है, तो क्या करना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज कर देनी है बस। ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो इसको, यानी यहाँ पे तुम आगे बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन इनिशियली। अब जैसे इस एंगल को 60 डिग्री करोगे क्या हो जाएगा, सेम ब्लॉक कैन प्रिवेंटेड। अब ये स्लाइड नहीं कर रहा होगा तो फ्रिक्शन कहाँ चला जाएगा, 60 डिग्री पे फ्रिक्शन, अब जो नीचे लग रहा था वो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, क्योंकि प्रिवेंट करना है ना। प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे, जो फोर्स लग रहा है उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, तभी तो प्रिवेंट हो जाएगा। पहले केस में वो स्लाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन उसके अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन उसको नीचे खींच रहा है। पर प्रिवेंट करने के केस में फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर देगा बस। और ये PY, इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि फोर्स की फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज करने पे। तो इक्वेशंस बनाओगे और यहाँ से म्यू की वैल्यू निकलेगी। ठीक है भाई, चलो अब अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो और मिलते हैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, इतना ऐसे घबराओगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, पर ठीक है, जो तुम क्लास में भी जो अगर पढ़ लोगे ना, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ के भी पेपर में जाओगे तो उतना इनफ है। चिल रहो, अपना तो मैं गारंटी ले रही हूँ, जितना तुम यहाँ से पढ़ के जा रहे हो कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाओ, बस इनफ है फिजिक्स में। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम।